मॉर्निंग गर्ल्स, हमने लास्ट जो चैप्टर छोड़ा था वहाँ पर हमने वनों के प्रकार देखे थे। अब जो थोड़ा सा पोर्शन बचा है उसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ वनों के आपको पता हैं और मैंने शायद बता दिए थे। आज हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करेंगे, वनों का संरक्षण या कंजर्वेशन। तो बच्चों, ये पता है ना आपको कि वन संसाधन है, इनसे हमें अनेक प्रकार की आय प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष उससे हमें प्रत्यक्ष उपजों से और इनडायरेक्टली हमें क्लाइमेट वगैरह, जल स्तर वगैरह के लिए क्लाइमेट सुधार और वर्षा के पर नियंत्रण या वर्षा का होना, ये सब बातें वनों से हमें प्रभावित करती हैं। हमारे देश में पिछले 5 दशक में 250 लाख हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न प्रकार के वनों से हानि पहुंची, यानी 250 लाख हेक्टेयर एरिया जो है उसमें डिफॉरेस्टेशन हुआ किसी न किसी फॉर्म में। अब संरक्षण करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है, वर्षा की मात्रा में फ़र्क पड़ रहा है, वर्षा के प्रकारों पर, ऑक्सीजन के पैमाने पर। इस प्रकार से हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ बार बार प्रतिकूलताएं देखने को मिल रही हैं। यानी कहने का मतलब हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इससे हमें वनों के साथ, वन विभाग के साथ मिलकर के एक जन समुदायों के सहयोग से इसको उच्च प्राथमिकता लेते हुए हायर प्रायोरिटी की बेस पर हमें सोसाइटी के साथ मिलकर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर तालमेल बैठाना चाहिए। अब बच्चों, वनों का संरक्षण के लिए अति आवश्यक है कि हम जो ये सुझाव हैं कि अंधाधुंध वृक्षों की कटाइयों को रोकें, वृक्षों का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाया जाए और वास्तविक रूप से वनों को जो हम प्लांट करते हैं, ट्री पौधारोपण करते हैं, पौधारोपण के बाद उसके संरक्षण की बात भी हम करें ताकि वो पूरा एक वृक्ष रूप में परिवर्तित हो। और इस कार्यक्रमों को हम बंजर भूमि, अनुपजाऊ भूमि पर लगाएं, जो जहाँ पे वनों का आवरण नहीं है वहाँ पर लगाएं पौधों को, और जिससे हमें इमारती लकड़ी, ईंधन और घास जैसी सब अन्य वन्य उपज हमें प्राप्त हो सकें। रेल मार्गों, सड़क मार्गों, नदियों, नहरों, झीलों के किनारे पे वृक्ष लगाएं जिससे कि आसपास का पर्यावरण एकदम स्वच्छ रहे। और ग्रामीण लोगों को सरकार वैसे तो काफ़ी हद तक गैस पहुँचा चुकी हैं, पर जो थोड़ा बहुत कार्यक्रम रह गया है उसमें और उनको गैस की सुविधा दें, रसोई गैस की सुविधा दें, जिससे कि वो वृक्षों को काटने के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। हर जगह हमारी वैसे तो सरकार ने पर्यावरण वृक्षों के संरक्षण में रिजर्व फॉरेस्ट और ये सब रख रखा है, पर हमें फिर से नगरों के आसपास भी ग्रीन बेल्ट बनानी है। और जैसे आजकल फैक्ट्रीज़ में ग्रीन बेल्ट का सिस्टम है, ऐसे अच्छी सोसाइटीज़ या प्लान्ड सोसाइटीज़ जो हैं उनमें भी ग्रीन पट्टियों का सिस्टम है, पर जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ हम इसको और प्राथमिकता के आधार पर काम करें। और गांव में जो बंजर भूमि और अनुपजाऊ भूमि है और वहाँ पर जो लोग पेड़ लगा रहे हैं, उसको संरक्षित कर रहे हैं, उनको भी आसान शर्तों पर ऋण सरकार प्रोवाइड करे, जिससे कि वनों का प्रतिशत बढ़े। वनों के जो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जो वनों का हम काटते हैं या डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहिए। चारागाहों को विकसित करें, परंतु साथ के साथ प्लांटेशन और अदर ग्रास उसके लिए भी ध्यान दें कि वो एकदम ख़त्म ना हो, भूमि एकदम खुली परती में ना परिवर्तित हो। इससे बराबर जहाँ हम पशुओं को चराने का कार्य कर रहे हैं, लकड़ी काटने का कर रहे हैं, वहाँ पर हम वनों को वापस से रोपें और विकास संबंधी जो कार्यक्रम हैं उनको नियोजित करें और वनों को न्यूनतम हानि पहुँचे, जैसे खनन कार्य, परिवहन, उद्योग, नगरीकरण, इन सब में भी वनों को हानि पहुँचती है, उसको भी हम कंट्रोल करें। यदि विकास कार्यक्रमों के लिए वनों को काटना अनिवार्य है तो उसके लिए हम 1 पेड़ काट रहे हैं तो 4 पेड़ लगाने की व्यवस्था भी करें। और इस प्रकार से जो नई बस्तियाँ बसाने और पुराने जो बस्तियों के विकास के लिए ऐसी योजना बनाएं जिससे कि वनों को न्यूनतम हानि हो। वनों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व के प्रति जागरूक करें। संगोष्ठियाँ, वार्ताएं, प्रदर्शनियाँ केवल फ़ोटो खिंचाने तक ही सीमित न रहें,
इनका वास्तविक क्रियान्वयन धरातलीय रूप तक हो। और हमें अपने वनों के संबंध में अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। इसको केवल मात्र आय का साधन न समझकर हमें हमारी मानव जाति के लिए शुद्ध ऑक्सीजन, पर्यावरण संतुलन आदि सारी धरोहर हमारी, इसको समझना चाहिए और इसको संरक्षित करना चाहिए। वनों के संरक्षण से संबंधी शोध कार्य अति आवश्यक रूप से हों, शोध कार्य वास्तविक रूप में हो, न केवल पुराने तथ्यों को नए रूप में प्रेषित करने का काम करें। तो इस प्रकार से यदि हम शोध कार्य करें और उनकी रिपोर्ट्स को सरकार को दें और सरकार उस पर क्रियान्वयन करे तो वनों का प्रतिशत बढ़ सकता है। वनों में यदि समय रहते कि कीड़े लगना या बीमारियां होना, ये सब उसे भी वनों को हानि पहुंचती है। तो उन सबको भी हम बार बार देखें और रासायनिक या उचित रसायन का प्रयोग करते हुए उनको संरक्षित करें। वनों में जो हमारे स्पेशली थिक फॉरेस्ट्स जो हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं, वहाँ आग लग जाती है और आग लग करके बड़ी हानि होती है। तो इसके लिए हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वनों में आग लगने की तीव्रता या अधिक संभावना को रोका जा सके। इस प्रकार से हम संरक्षित कर सकते हैं। और वन संरक्षण के संदर्भ में जो 1950 में वन महोत्सव आरंभ हुआ, चिपको आंदोलन जो हमारा हुआ, या यहाँ विश्नोई समाज का जो आंदोलन है, इस प्रकार के जन आंदोलनों को देखते हुए और जनसाधारण लोगों में इन आंदोलनों का उदाहरण देते हुए और जागरूकता को बढ़ाया जाए, जिससे कि हमें स्थानीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के साथ सहयोग मिले और वनों का संरक्षण हो। और हमारे देश में जो स्थानांतरित कृषि, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव कम हो गया, परसेंटेज कम हो गया है, पर फिर भी हायर लैटिट्यूड या हायर माउंटेंस में ये अभी भी इम्प्लीमेंटेड है। और इसको भी ध्यान देना चाहिए कि दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ फॉरेस्ट गार्ड आसानी से नहीं पहुँच सकता और लोग जंगलों को साफ़ करके रातों रात खेत बना लेते हैं, इस चीज़ को भी कंट्रोल करना चाहिए लोकल या स्थानीय सूचनाओं के आधार पर। तो इस प्रकार से यदि हम सारी बातें देखें तो ये 18-19 पॉइंट मैंने आपको बताए, इनके आधारों पर हम वनों का संरक्षण आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, हमारे यहाँ कानून जो बने हैं, फॉरेस्ट नीति जो बनी है, ये तो हमारे यहाँ 50 में बनी, 55 में उसको इम्प्लीमेंट हुआ, फिर 1988 की पॉलिसी बनी और 1988 की पॉलिसी के अंदर, हालांकि पहली जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी हमारी 1894 में ब्रिटिश टाइम में इम्प्लीमेंट हुई थी, ठीक है। और अभी जो 88 के बाद हमारे पास में पर्यावरण मंत्रालय जो बना, 7 फरवरी 2003 को भी उन्होंने राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया और आने वाले 20 वर्षों के लिए उन्होंने बृहद रणनीति बनाई। और शायद आपने नोटिस किया होगा कि अभी तो जो सुनीता राव करके जो मैनन, आई थिंक, जो फॉरेस्ट ऑफिसर हुई हैं जिन्होंने इकोसिस्टम के ऊपर बहुत काम किया, और उस टाइम पे तो बहुत ही सख्ती हो गई है, चाहे वो वनों का शिकार करने की हो या उपजों को चोरी करने की हो या पुरातत्व विभाग के संबंध में। तो ये सारी जो नीतियां हैं अभी बहुत कठोरतम हो गई हैं और पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा अधिक दिया जाने लगा, जिससे कि हमारे यहाँ जहाँ जहाँ ये स्मगलिंग होती थी, फॉरेस्ट की भी स्मगलिंग होती है बच्चों, है ना, तो उस तरह का जो स्मगल करा हुआ आइटम्स हैं उन सब पे कंट्रोल लोकल मुखबिरों के आधार पर किया जा रहा है और शिकार वगैरह पे टोटली प्रतिबंध हो गया है। ये 1980s के बाद हमारे हिंदुस्तान में वन नीति के अंदर बदलाव होने के बाद हुआ है। और बच्चों, जो हमारे यहाँ इसके मुख्य लक्ष्य थे वन नीति के, वो थे पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और पुनर्स्थापना के द्वारा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। दूसरा, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। ये बच्चों राजकीय पॉइंट हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉइंट्स हैं, इसको एज इट इज़ आपको याद रखना पड़ेगा। सपोज आ जाता है वन भारतीय फॉरेस्ट नीति के प्रमुख बिंदु क्या हैं, तो ये पहला बिंदु तो ये था। दूसरा, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। तीसरा, नदियाँ, झीलें, जलाशयों के जल संग्रहण क्षेत्र में भूमि कटाव और वनों के क्षरण को नियंत्रित करना, है ना, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को रोकना और एफॉरेस्टेशन करना। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों, तटवर्ती क्षेत्रों में रेत के टीलों का विस्तार रोकना। ये मैंने आपको बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि रिटायर्ड फौजियों की इकोसिस्टम यूनिट सरकार ने डेवलप की है, जिसमें रिटायर्ड फौजी प्लांटेशन काफ़ी हद तक उन्होंने
काफ़ी सक्सेसफुल रूप से किया है राजस्थान के अंदर। इंदिरा गांधी कैनाल जो हमने बोला है उसके दोनों तरफ। व्यापक वृक्षारोपण, सामाजिक वनिक कार्यक्रमों के माध्यम से वनों के आच्छादन में महत्वपूर्ण वृद्धि करना। मतलब केवल पर्यावरण दिवस पे पोस्टर फ़ोटो खिंचाना ही एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इससे सरकार ने कहा कि व्यापक कार्यक्रम कराने, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के माध्यम से वनों के अनाच्छादन मैनी कटाव है ना, उसमें को एम्फेसिस करना, उसमें बल देना। फिर छठा बिंदु है ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन, लकड़ी, चारा और अन्य छोटी मोटी वन उपज जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो अपना ऐसा छोटा मोटा ही कदम उठाएं, बहुत बड़ा इसको नुकसान ना पहुंचाएं। ये पॉइंट बिंदु दिया सरकार ने। फिर सातवां बिंदु दिया सरकार ने राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उत्पादों में वृद्धि करना। छठा, जैसे गोंद है, अब जैसे पान के पत्ते हैं, तामुल जिसको बोलते हैं वो है, और बहुत सारे रेजिन्स जो वनों से रस निकलते हैं गोंद के रूप में और अन्य रूपों में, जो जितनी आवश्यकता होता है तो मनुष्य उसको यूज़ करेगा। पर उसके इन ऐसे पौधों के, इन पेड़ों के संरक्षण को और सरकार बढ़ावा देने की बात यहाँ पर करी है अपन ने। फिर वन उत्पादकों के सही उपयोग को बढ़ावा देना और लकड़ी का अनुकूलतम विकल्प ढूंढना। मतलब लकड़ी के अलावा हम पत्थर के भी बना सकते हैं और प्लास्टिक फैब्रिकेटेड भी बना सकते हैं, और अपने जो ये एस्बेस्टॉस और लाइम और इन सब को मिला करके वेस्ट जो होता है मार्बल वगैरह का, इसकी सैलरी वगैरह से भी हम टिकाऊ सामान बना सकते हैं घर गृहस्थी के लिए, इमारती यूज़ के लिए। तो इस प्रकार से विकल्प ढूंढने का काम हमने किया भी है। नाइन्थ है इसमें उद्देश्यों की पूर्ति और वर्तमान वनों पर दबाव करने के लिए बड़े पैमाने पर आम जनता और खासकर महिलाओं का सहयोग। चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में जो प्रारंभ हुआ था उसमें इस महिलाओं का ही वो रहा है आंदोलन में सहयोग, और इसीलिए गांव-गांव में जो चीड़ के पेड़ का लिक्विड निकलता है उसको लीसा बोलते हैं, और लीसा के आड़ में वो लोग पेड़ों को काट के गिरा देते थे। स्त्रियाँ उससे उन्होंने चिपक के पेड़ों को बचाया और इस प्रकार से अपनी प्राकृतिक संपदा वन संरक्षण को संरक्षित किया। तो इस प्रकार से बच्चों कुल मिलाकर के जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, आपको पता होगा इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, वो आपका मंत्रालय कहाँ है? देहरादून में है। और इसकी अन्य फिर शाखाएँ हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सब अपने स्वायत्त यूनिट्स हैं और ये सब काम करती हैं। अब बच्चों संरक्षण में देखो हमारे यहाँ अलग अलग तरह के, मतलब हमारे यहाँ पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनी हुई हैं। जैसे सामाजिक फॉरेस्ट्री मैंने तुमको बताई थी शहरों गाँव के लोगों के लिए, उसमें शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी, फार्म्स जो बनाते हैं उसके लिए। अब लोग तो शहरों में 2 पेड़ अपने घर के आगे दोनों तरफ लगा दें और सड़क को रोक लें, तो ये फॉरेस्ट्री नहीं होती है ना। तो सिस्टमेटिकली डेवलप करने के लिए सरकार ने इन 3 प्रकार के सहयोगों को दिया है। अब शहरी वानिकी में हरित पट्टी, पार्क, सड़क के साथ साथ औद्योगिक व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना, उसका प्रबंधन करना। ग्रामीण वानिकी में कृषि विकास और समुदाय कृषि विकास वानिकी को बढ़ावा देना। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य एवं बंजर भूमि पर पेड़ एवं फसलें एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय है कि वानिकी और खेतों का एक साथ करना, जिसमें खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ हो सके। सामुदायिक वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चारागाह, मंदिर भूमि, सड़क के दोनों किनारे, रेल की पटरी, विद्यालयों के आसपास समस्त क्षेत्र में इस प्रकार से भूमि विहीन लोगों को विनीकरण करके जोड़ना और उनको लाभ पहुँचाना, जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होता है। और फार्म वानिकी में किसान के अंतर्गत किसान अपने खेतों को व्यापारिक महत्व तथा दूसरे पेड़ लगाकर वन विभाग के साथ मिलकर मध्यम किसान छोटे किसानों को निःशुल्क पौधे वितरित करें, और इस तरह के भूमि, खेतों की मेड़ों, चारागाह, घास स्थल, घर के आसपास पड़ी खाली ज़मीन और पशुओं के बाड़ों में पेड़ लगाए जा सकें। तो यानी सामाजिक वानिकी में बच्चों 3 अंग इसके मुख्य हो गए, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। तो शहरी वानिकी में बता दिया मैंने आपको, ये शॉर्ट आंसर आपका आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।